बच्चों नमस्कार, सभी को स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। वैसे एक ही गल है भाजी कि साइंस एंड फन कॉमर्स एंड फन दोनों भाई भाई तो है, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो भैया कैश बुक का सुपर वन शॉट विद यूनिक एंड टफ ट्रांजेक्शन, मैंने इससे पहले पिछले साल पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। मतलब अगर मैं ये नहीं भी डालू ना तो भी आपके पेपर में बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। अगर पुरानी मेरी प्लेलिस्ट आप देख लेते हो, पिन में मैंने कमेंट कर रखी है, कमेंट में मैंने पिन कर रखी है, ठीक है ना। लेकिन इस साल जो मैं ये नए वन शॉट्स बना रहा हूं ना, नए वन शॉट्स बना रहा हूं, इसके अंदर एक खासियत ये है कि मैंने किताबों से क्वेश्चन नहीं लिए। जैसे कि मैंने इसके अंदर, अगर आपने देखा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर जर्नल 40 एंट्री, बेहतरीन ट्रांजैक्शन, बच्चों को बड़ा मजा आया। उसके बाद मैंने पढ़ाया लेजर, और अब मैं लेकर आया हूं कैश बुक। सारी ट्रांजैक्शन इतनी यूनिक होती हैं और किसी किताब में नहीं मिलेंगी आपको। ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरी चेयर है, मैं यहाँ पैर लमकाकर सोचता हूं ओएसआर एकेडमी के बारे में, साइंस एंड फन के बारे में, चाय फाई कैफे के बारे में, कि कैसी कैसी अजीब अजीब ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक्चुअली क्या है ना, किताबें पढ़ के बच्चे के ये थॉट मोनोटोनस से हो जाते हैं। तो ये अनदेखी एंट्रीज कह सकते हो, जहां पर बेहतरीन तरीके से शीशे से साफ हो जाएगा, शीशे से नहीं, शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपका ये लेक्चर। अगर आपने कैश बुक पहले देख रखा है, फिर आप अपने आप को टेस्ट करो कि भैया ये वाली एंट्री मेरे को आती है कि नहीं आती। और अगर आपने आज तक कैश बुक नहीं पढ़ा तो भैया ये तो है चेरी ऑन द केक, यानी इतना बढ़िया लेक्चर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट भी पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, every concept in detail and plus with questions with unique transactions। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, अभी आपने हाल ही में एक चैप्टर डाला था, उसका नाम था लेजर। लेजर में आपने पहला अकाउंट बनाया था कैश अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक? व्हाई वी आर डूइंग कैश बुक इफ वी हैव ऑलरेडी डन कैश अकाउंट? इंग्लिश ज्यादा हो गई है तो थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। जब मैंने कैश अकाउंट बना ही दिया है तो मैं कैश बुक काहे बना रहा हूं? तो मेरी बात ढंग से सुनना और इस सवाल का जवाब तुम कमेंट सेक्शन में देना। मेरे ऑफलाइन सेंटर में लगभग 1000-1200 बच्चा पढ़ने आता है। डेली का 600-700 बच्चा होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर लगभग क्लासेस होती है, कुछ बच्चे सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो मान के चलो 800-900 तो डेली बच्चा आता है, ठीक है ना। टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो बैचेस में जो टीचर्स हैं वो हैं मेरे हिसाब से 8 होंगे, 10 हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर गिनूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं 10 टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी। आप मुझे बताओ अटेंडेंस में किसकी लगाऊं? मैं बच्चों की अटेंडेंस लगाऊं या टीचर की लगाऊं, या दोनों की लगानी चाहिए आपके हिसाब से? तो मेजॉरिटी बच्चे शायद ये बोलेंगे सर दोनों की लगाओ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि सिर्फ मुझे बच्चों की अटेंडेंस लगानी चाहिए। क्यों? टीचर की अटेंडेंस तो मैं याद रख सकता हूं कि फलाने टीचर ने उस दिन छुट्टी की थी। अरे तेरा पाँव में दर्द था, तूने छुट्टी की, तेरा बर्थडे था, तूने छुट्टी की थी। बच्चों की अटेंडेंस नहीं याद रख सकता। जब मेरे पास मेरे ऑफलाइन में सिर्फ 5 बच्चे 6 बच्चे पढ़ा करते थे ना, आज से लगभग 17-18 ईयर्स बैक, तो मैं 5 बच्चों को ऐसे टेबल पे बैठ के पढ़ाता था ना, तो मैं किसी की फीस का हिसाब नहीं रखता था। मैं कोई डायरी नहीं बना रखी थी। मुझे पता होता था चुन्नू की फीस आ गई है, मुन्नू की अभी नहीं आई है, तो मुन्नू को ऐसे बोलता, मुन्नू बेटा आपकी इस महीने की फीस बकाया है, तो मुझे वो पे कर देता था। समझ रहे हो? तो मुझे पता होता था किसकी कौन से महीने की फीस आ गई है, क्योंकि 5 ट्रांजैक्शन है, याद ही हो जाती हैं। लेकिन जब ट्रांजैक्शन की तादाद बढ़ जाती है तो हमें लिखना पढ़ी शुरू कर देना चाहिए। तो कहानी यहां पर भी ऐसे ही है। अगर आपके बिजनेस का स्केल बहुत छोटा है, कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हो रही है, पूरे साल में लगभग मान लो 100-150 ट्रांजैक्शन हो रही है पूरे साल में, बहुत ही अभी स्टार्ट ही किया, बिजनेस नहीं चल रहा आपका फॉर एग्जांपल, तो आप क्या बनाते हो? कैश अकाउंट बनाते हो, जबकि ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं है। तो जिन ट्रांजैक्शन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है उनके लिए हम किताब बनाते हैं। अगर हम बिजनेस प्रोसेस की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कन्वर्टिंग देम इनटू मनी टर्म्स, फिर रिकॉर्डिंग आता है। रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं? जर्नल में। कहां करते हैं? जर्नल में। अब जर्नल में जर्नल एंट्रीज तो होती हैं भाई साहब, लेकिन जो एंट्रियां बहुत ज्यादा तादाद में होती है उनकी किताबें बना दी जाती है। तो जर्नल के अंदर ही बुक्स आती है। बुक्स में सबसे पहली और सबसे मोटी किताब आती है रोकड़ किताब, यानी कैश बुक, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है। माल खरीदना उधार में, माल बेचना, माल का वापसी आना, माल का वापसी करना भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हम रोज कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर या एक होलसेलर रोज माल खरीद रहा है और रोज माल बेच रहा है। रोज बिका हुआ माल क्या आ रहा है? वापसी, और रोज खरीदा हुआ सड़ा हुआ माल हम उसको क्या कर रहे हैं? वापसी।
तो 5 किताबें होती हैं जिसकी एंट्री हम जर्नल में नहीं डालते, हम किताबों में डालते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, अदर कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल के फॉर्मेट में जाती है। मैं अगले चैप्टर में आपको और डिकोड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए समझो कि जो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा तादाद में होती है उसके लिए एक रजिस्टर बना देते हैं, किताब बना देते हैं, कि ताकि सारी की सारी एक तरीके की एंट्री, कैश आने जाने वाली, चेक आने जाने वाली, बैंक आने जाने वाली एंट्री एक किताब में रहे। उसको बोलते हैं हम कैश बुक। ये सब्सिडरी बुक की सबसे पहली किताब होती है कैश बुक। उसके बाद अदर बुक्स आती हैं, जो अगला चैप्टर होता है आपका। कैश के अलावा जितनी भी खरीद बेच, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, वो 4 किताब हम वहां पे सीखते हैं। साथ में हम सीखते हैं जर्नल प्रॉपर, जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे, ऑब्वियसली बात। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैश बुक का जो फॉर्मेट देखो, कैश बुक के ना कुछ टाइप्स होते हैं। कैश बुक जो बनाते हैं ना, वो इन टाइप से बनाते हैं, डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द बिजनेस। ये स्केल ऑफ द बिजनेस होता है। पहला होता है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का मतलब होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके अंदर एक ही कॉलम होता है, सिंगल कॉलम। ये होती है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक जिसके अंदर 2 कॉलम होते हैं। और एक आती है पेटी कैश बुक। क्या आती है? पेटी कैश बुक। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंपल कैश बुक, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक। ऊपर लिखा जाता है कैश बुक। फॉर्मेट लगभग लेजर जैसा है, लेकिन ये लेजर नहीं होता, ये जर्नल का पार्ट है। डेट पर्टिकुलर्स, यहां जेएफ नहीं आता, एलएफ आता है। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट। सेम वही चीजें हैं बेटा जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं। यहां होता है दुख, यहां होता है सुख। हाँ जी, सुख मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। जब पैसा आएगा तो डेबिट होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से। और ये होता है बेटा आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश, जब पैसा जाएगा उसको बोलते हैं हम आउटफ्लो ऑफ कैश। अब मेरी बात बहुत ढंग से समझना। सिंगल कॉलम कैश बुक या सिर्फ कैश बुक में अगर हम इसकी बात करें, अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, नो क्रेडिट। कोई उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। नो बैंकिंग। बैंक में पैसा जमा कराना है, पैसा निकालना तक तो ठीक है, लेकिन चेक दे दिया, चेक आ गया, वाली एंट्री नहीं होती, ठीक है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से ये वर्ड तो गलत हो जाएगा, नो बैंकिंग। आप सोचोगे पैसा जमा कराया या पैसा विड्रॉ कराया बैंक से, वो भी नहीं आएगा, नहीं। हर वो एंट्री जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है वो नहीं आएगा। कैश, रोकड़ा, नॉट बैंक, ठीक है ना। तो ओनली कैश ट्रांजैक्शन, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पहली बात। ये वो बिजनेसमैन करता है जिसकी कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अब ऐसा तो कोई बिजनेस दिल्ली जैसे क्षेत्र में तो नहीं बचा। जैसा कि आप जानते हो, हम सबको पता है कि हम यूपीआई के इतने एडिक्टेड हो चुके होते हैं। कल मैं नोएडा से आ रहा था दिल्ली की तरफ, और रास्ते में भाई और मेरे को, आशुष और मेरे को लगी बहुत तेज भूख। तो हम नोएडा के अक्षरधाम के आसपास थे, वहां से निकले तो बीच में अक्षरधाम टेम्पल आता है, आप जानते होंगे। तो उसके पास एक मोट कचौड़ी वाला बैठा हुआ था साइकिल पर। तो बारिश का मौसम था, तो मैंने कहा चल भाई यहां रोक, यहां ये खाते हैं। तो हमने 30-30 रुपए की दोनों ने एक मोट कचौड़ी ली। मैंने उसको 200 रुपीज का नोट ऑफर किया। मैंने कहा भैया बाकी पैसे दो। कहता बाबूजी खुले नहीं है, पेटीएम कर दो। अब एक छोटा सा चलता फिरता साइकिल का स्टॉल पेटीएम मांग रहा है, यूपीआई मांग रहा है। इवन मैंने तो एक शादी अटेंड किया, मेरे बात पे ना बच्चे बिलीव नहीं करते हैं। मैंने ऑफलाइन में बोला, बच्चा कह रहा है ये तो बस एग्जैजरेट कर रहा है। नहीं भाई, मैंने ये शादी अटेंड की है जहां पर ढोल बज रहा था और ढोल के ऊपर क्यूआर था।
कि अगर आपके पास उस समय क्या था, 10 रुपए और 20 रुपए की गड्डियों की ना किल्लत थी। वो पंजाबियों में, पता नहीं बाकियों में भी होता होगा, मैंने पंजाबी वेडिंग ज्यादा अटेंड की है, वो नोट उड़ाते हैं ऐसे, ठीक है ना, वो गलत है, लेकिन वो वारा फेरी करते हैं और ढोल वाले को पैसे देते हैं, सब में ही होता है शायद ऐसा। तो वो क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा था, पेटीएम खोल लिया और अपनी सिस्टर पे यूं मारा और 10 रुपए पेटीएम, फिर यूं किया और फिर 20 रुपए पेटीएम। तो यहां तक यूपीआई चल रहा है मेरे भाई साहब, यहां तक यूपीआई चल रहा है। पार्किंग दो तो यूपीआई। तो आजकल ऐसा कोई धंधा बचा नहीं है जहां पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है ना। पहले ऐसा होता था जहां पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा ही होती थी, बैंकिंग नहीं होती थी। मेरे ओएसआर एकेडमी में मतलब मैंने चेक बहुत ही लिमिटेड होता था। ये तो जब नोटबंदी हुई तब से चेक आना शुरू हुआ, नोटबंदी के बाद फिर 2000 के नोट बंद हो गए, फिर आना शुरू हुआ, फिर आजकल तो सब कुछ यूपीआई। 90% बच्चा मुझे ऑनलाइन पेमेंट देता है, आप तो देते ही देते हो, मतलब जो पेड बैच के बच्चे हैं। ऑफलाइन का बच्चा भी 90% मुझे पैसा कैसे देता है, यूपीआई के थ्रू देता है, चेक के थ्रू देता है। तो अब ये तो सिस्टम नहीं है, लेकिन आज भी अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कहता है नो ओनली कैश, नो यूपीआई, नो चेक, नो बैंक ड्राफ्ट, नो आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है ना, मैं बैंक से कुछ पैसा नहीं लूंगा, सिर्फ कैश लूंगा, तो उसके लिए कैश बुक ही बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक। यहां पैसा आएगा, यहां पैसा जाएगा, सिंपल लेजर जैसा ही लगभग फॉर्मेट है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर कुछ नई एंट्री, सच एंट्री देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में मजेदार एंट्री नहीं होती। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ नया चेंज करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं जी, उशांक का बिजनेस है, उशांक ने बिजनेस स्टार्ट किया 21 लाख रुपए, जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट किया है, तो खुशी की बात है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो आप, ये आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, उशांक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हो। तो 21 लाख रुपए का आपने इनफ्लो दिखाया भैया, पैसा आया बिजनेस में। फिर आपने मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की कैश में, जनवरी 2 यहां पे बाय से आता है, क्या खरीदी है, मशीनरी। इतना मैंने आपको लेजर चैप्टर में पढ़ा दिया, अपने अकाउंट में अपना नाम बिल्कुल भी नहीं आता। तो जो कैश कम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मशीन की वजह से हो रहा है, तो मशीन लिखे। या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं मशीनरी खरीदा हूं तो एंट्री हो रही है मशीनरी टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, नाम मशीन का आएगा, लेजर भी सिखा दिया मैंने आपको। फिर है परचेज गुड फॉर कैश 30,000 रुपए, जनवरी 3 परचेज गुड्स है, तो भैया बाय परचेज इज अकाउंट आए, बाय परचेज इज अकाउंट आ गया प्यारे बच्चों, 30,000 रुपया। फिर आ गया जी पेड रेंट, 5,000 रुपए का रेंट पे किया है, ये भी पैसा जा ही रहा है, तो बाय रेंट अकाउंट। सिंपल होता है यार, ये कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, फिर भी कुछ चालाकी कोशिश की है। सोल्ड गुड फॉर कैश 2,80,000 रुपए, पैसा आएगा। टू सेल्स, माल बेचोगे तो पैसा आएगा ना, खुशी की बात है। कितना भैया, 2,80,000 रुपए का पैसा आपको मिलेगा। फिर आता है जी पेड टू लक्ष्य, लक्ष्य को मैंने 19,500 दिए हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। आओ अब ये मैंने थोड़ी चालाकी की है तुमको समझाने के लिए। ये जो 19,500 देने के बाद मुझे 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो लक्ष्य को मैंने कितने पैसे देने थे, लक्ष्य को मैंने कितने पैसे देने थे भैया, 20,000 रुपए देने थे, लेकिन मैंने उसको 19,500 दिए, उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। एक्चुअल पैसा मुझे कितना पे करना पड़ा, 19,500। तो ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिखूंगा बाय लक्ष्य 19,500, 500 रुपए की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी, अगले चैप्टर में बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं, हल्का सा बता देता हूं कि ताकि किसी बच्चे का कल एग्जाम हो तो क्या करना है। कुछ टीचर कहते हैं कि जो एंट्री कैश बुक्स में नहीं जाती, परचेज बुक में नहीं जाती, सेल बुक में नहीं जाती, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में नहीं जाती, तो उसको आप जनरल प्रॉपर में डालते, बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मेरे को बोल रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक, मुझे सिर्फ कैश बुक बनाने को बोला हुआ है। जो एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी वो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड की। कई टीचर कहते हैं नहीं, उसको आप नीचे जर्नल प्रॉपर में दिखाओ। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, लक्ष्य ने मुझे डिस्काउंट दिया है तो लक्ष्य टू डिस्काउंट रिसीव्ड की एक एंट्री कर दूंगा 500 रुपए की, ये जर्नल प्रॉपर में होगा। अभी मैं कह रहा हूं इसको टोटली आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हम कैश बुक सीख रहे हैं, जर्नल प्रॉपर नहीं।
अगले लेक्चर में जो मेरा अदर बुक्स का आएगा वहां कराऊंगा, या आपके पेपर बहुत नजदीक हैं, प्लेलिस्ट मैंने पिन कर रखी है, आप जाकर अदर बुक्स भी सीख सकते हो। बस यूनिक एंट्रीज नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ अनदेखी एंट्रीज नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाली एंट्री सिंगल कॉलम के आज बुक में कोई बताता नहीं है, ये 2 कॉलम के आज बुक में बताते हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट रिसीट 500 रुपए नहीं लिखेंगे। डेट आ गई है जनवरी 10। इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर हो गया तो भैया थम्स अप दे दीजिए, लिख दीजिए यस क्लियर हो गया है। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टोल गुड फॉर कैश, फेयर माल बेचा बेटा 1 लाख रुपए का, तो जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए का फेयर माल बेचा है बेटा आपने, बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर वेजेस पे की है, दिहाड़ी पे की है 10,000 रुपए की जनवरी 20 को। तो बस खुशी और दुख देखते जाओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो 20,000 रुपए की दिहाड़ी पे कर दी है 20,000। फिर आ रहा है जी परचेज गुड फ्रॉम साहिल ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है, तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करने वाले, ये परचेज बुक में जाएगी, क्योंकि उधार पे माल खरीदने वाली एंट्री परचेज बुक में जाती है। हम कैश बुक बना रहे हैं, नहीं होगी। रिसीव चेक फ्रॉम क्रेडिटर, मेरे कैश में कोई फर्क पड़ा? आपने चेक मिला तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी मेरी कैश बुक में। पेड रेंट बाय चेक, चेक से चला गया ना रेंट, मेरे कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं, वो भी सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती है। बात समझ में आ गई? गॉट इट है, सही है जी। यहां पर हम लिख देते हैं कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों इसकी टोटलिंग। आओ जी, टोटलिंग आप वैसे ही करोगे जैसे आप लेजर की करते थे। अगर अभी तक आपको लेजर नहीं देखा तो भैया देखो, लास्ट लेक्चर मैंने वही डाला था और बेहतरीन तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन के अंदर लेजर खत्म किया था। बच्चों ने वो लेक्चर कम देखा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ मिस कर रखा है मेरे हिसाब से। पेपर में लेजर पूछा कैसे जाता है ये मेरे प्रीवियस ईयर के वन शॉट में नहीं था, वो इस ईयर के वन शॉट में। बाकी आपकी मर्जी है। तो ये आ गया भैया 2 3 4 24,80,000 आ गया, ठीक है जी। 24,80,000। यहां पर भी टोटल हम क्या लिखेंगे भैया? 24,80,000। यहां पर महीने की आखिरी डेट जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 24,80,000 में से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? माइनस। ये आ गया 5.5 लाख, 5,55,000। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, मां कसम लगेगी तुम नहीं करोगे, ठीक है जी। 5 लाख प्लस 30,000, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए करता हूं भाई, वैसे तुम्हें पता ही होगा मैं कर ही लूंगा। 5,000 19,500 में से 24,80,000 क्या कर दो माइनस, तो 19,55,000 ये मेरा बैलेंस बच जाएगा। और अगले महीने की पहली तारीख को तुम चाहो तो February 1 को लिख सकते हो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,55,000। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। सिंपल है। तो सिंपल कैश बुक बड़ी सिंपल होती है और पेपर में नहीं आती है, ये भी मैं आपको बता दूं। कहीं खुश हो जाओ कि भैया अब तो मजे ही मजे, ठीक है ना। ये पेपर में पूछी नहीं जाती है, बहुत ही रेयर होता है कि कभी पूछ ली, कोई टीचर अच्छा मिल गया। हाँ, हम लोग अच्छे टीचर नहीं है जो बता पाए, ठीक है जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये काहे की फोटो लगी हुई है भाई, समझ नहीं आ रहा। चलो फिर आता है 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है जी। दिस इज द मेन गेम, दिस इज द मेन गेम। हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना जहां पर 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 100%। अगर आपके पेपर में ये नहीं आया तो समझ लेना जिसने पेपर सेट किया ना वो बुद्धू राम है, ठीक है जी। उसके बस की जीवन में कुछ नहीं है, वो बस लोगों को सरप्राइज देने में लगा रहता है कि बच्चा तो कैश बुक पढ़ के आएगा, मैं तो दूंगा नहीं। अरे भाई वो मूर्खता है, ये तो बच्चे से पूछना ही पूछना है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच स्टूडेंट हैव टू डू इन द प्रैक्टिकल लाइफ। एंड आई एम थिंकिंग आई एम स्पीकिंग टू मच इंग्लिश इन टूडेज क्लास। 19 मिनट 12 सेकंड 13 सेकंड हुए, सिंगल कॉलम कैश बुक साइड लगा दी।
अब सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है 2 कॉलम कैश बुक में, कमर सीधी कर लो सर। उसके बस एक ही क्वेश्चन बहुत है भाई, मैं कह रहा हूं एक भी ज्यादा पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा और सेटिस्फेक्शन लेना है तो एक क्वेश्चन कोई भी टीएस गरेवाल का लगा लो, डीके गोयल का लगा लो, आपके पास कोई भी किताब हो उसका लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो बल्ले बल्ले ही है, कोई टेंशन नहीं है, ये कर लेना। अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट पे खेली जाती है, क्वेश्चन पे नहीं खेली जाती। जितना जल्दी ये बात समझ लोगे उतना लंबी रेस के घोड़े हो जाओगे। 2 कॉलम कैश बुक में यहां लिखते हैं हम बेटा 2 कॉलम कैश बुक। अब 2 कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है बेटा, अगर मैं डिटेल बात करूं आपके साथ, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कैश और बैंक ट्रांजैक्शन होती है, कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब आज के युग के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब यही हो गई है। इतने तो मेरे घर में कैश नहीं होता बेटा, लिटरली बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे घर में और कई घरों की ये कहानी है कि कैश की इतनी किल्लत हो जाती है कि 5-5 हजार रुपए, मैं अपनी बात भी बता रहा हूं, लिटरली आपको ये बात यकीन नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन वाला बच्चा मुझे ऑनलाइन पे कर रहा है, ऑफलाइन वाला बच्चा मुझे ऑफलाइन पे कर रहा है, हर एक टीचर को मैं ऑनलाइन ही पे कर रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर मुझे मान लो आज 15,000 रुपीज कैश देने हैं तो मुझे एटीएम ही जाना पड़ेगा, मतलब मेरे घर में नहीं मिलेगा आपको, मतलब बहुत ज्यादा कैश नहीं होता हमारे घरों में, क्योंकि सारा चीजें ऑनलाइन सिस्टम पर आ चुकी है। तो कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज मस्ट हो गया। और यहां पर भी एक चीज तो रहेगी, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों ही इन्वॉल्व नहीं है तो वो आएगा ही नहीं, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कैश देख रहे थे, अब कैश और बैंक दोनों देखोगे, इसलिए 2 कॉलम बोला जाता है। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का कॉलम। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ बन रहा है। तो अगर कैश बढ़ेगा अगर यहां पे देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, यहां पर आएगा इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, यहां आएगा इनफ्लो ऑफ बैंक। अगर हमारे बिजनेस के कैश बढ़ेगा तो इधर आएगा, बैंक बढ़ेगा तो इधर आएगा। इधर बात करोगे तो आउटफ्लो, पैसा जाएगा, क्या जाएगा, कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश इधर आएगा, आउटफ्लो ऑफ बैंक, बैंक से पैसा जाएगा तो यहां आएगा। तो दोनों में से कोई एक ही चीज होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो अगर आपने रेंट पे किया, 90% क्वेश्चन सेम हो जाएगा। आपने रेंट पे किया, पहले आप क्वेश्चन में देखो कैश में किया या बैंक में किया, तो मोस्टली तो वो लिखता है, अगर वो नहीं लिखता तो कैश मानना है बाय डिफॉल्ट। तो अगर उसने लिखा आपने कैश से रेंट पे किया तो यहां आएगा बाय रेंट 5,000 कैश में। अगर वो कह रहा है कि चेक से दिया तो बाय रेंट बैंक में आएगा। आपने माल बेचा, पैसा आया, कैश आया तो इधर आएगा, चेक आया तो इधर आ जाएगा। बताएंगे अभी क्या करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो कैश बुक, अगर आपने मेरा पुराना देख लिया तो आपको पता है हम सीधा कैश बुक पर हम नहीं जाने वाले। पहले हम कुछ ऐसी बेसिक एंट्री सीखेंगे जो मैंने पहले भी करा रखी है, मैं दोबारा करा रहा हूं आपको, कि ताकि एक पावर पैक लेक्चर मिल जाए आप लोगों को। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो हर एक बच्चे के टिप्स पर होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन आती है बेटा वो आती है कॉन्ट्रा एंट्रीज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। पेपर में 2 कॉलम कैश बुक हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर 2 कॉलम कैश बुक क्वेश्चन आ रहा हो उसमें कॉन्ट्रा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ बोलो कि तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, जल्दी बताएंगे आप लोग, देखते हैं कितने कितने बच्चे बॉलीवुड के भी फैन है यहाँ पर। हाँ जी, तुम्हारे टाइम से पहले की पिक्चर है लेकिन गाने बड़े जबरदस्त थे। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट कर रही है। विच अफेक्ट्स, ऐसी एंट्री विच अफेक्ट्स कैश एज वेल एज बैंक, कैश एज वेल एज बैंक। इसमें सबसे पहली एंट्री आती है जब आप बैंक में कैश जमा कराते हो तो आपका बैंक बढ़ जाता है और आपका कैश कम हो जाता है। अभी इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे बिजनेस में कैश आएगा तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे, बैंक बढ़ेगा तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, कैश कम होगा तो कैश के कॉलम में, बैंक कम होगा तो बैंक के कॉलम में। लेकिन भाई साहब यहां तो दोनों ही बदल रहे हैं, बैंक बढ़ रहा है
बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों को अफेक्ट करेगा। तो इसको पोस्ट करने का तरीका क्या है आओ बताता हूं, जो भी डेट होगी देख लेना। इसको पोस्ट करते हैं हम टू कैश अकाउंट। सर आपने तो कैश बुक में कैश लिख दिया, नहीं मैं बैंक में एंट्री करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो मैंने बैंक में जब एंट्री करूंगा तो कैश लिखूंगा, और कहीं भी हो सकती है एंट्री, बाय बैंक कैश में करूं, जो भी अमाउंट होगा। ये इसकी पोस्टिंग का तरीका बता दिया मैंने आपको। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो क्या लिखोगे, टू कैश बैंक में, बाय बैंक कैश में। बच्चों का एक रिग्रेट रहता है कि यार एलएफ में तो आज तक कभी कुछ आया ही नहीं। तो इकलौती ऐसी जगह जहां पर एलएफ का इस्तेमाल होता है फिलहाल 11th-12th स्टैंडर्ड में, वो है कॉन्ट्रा। सी मतलब कॉन्ट्रा। ये सी रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्री कॉन्ट्रा। अगर टू कैश के आगे कॉन्ट्रा लिखा है तो समझ जाना इसका कुछ ना कुछ भाग इधर भी होगा। यहां लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भाग उधर भी होगा। यानी ऐसी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जिनमें से पहली एंट्री ये है, दो ही होती है, पैसा जमा कराने वाली और पैसा विड्रॉ कराने वाली। इतना समझ में आ गया? तो लिखते जाएंगे, हाँ जी सर समझ में आ गया है, ठीक है जी। यहां पे लिखेंगे हम टू कॉलम कैश बुक, ऑब्वियस सी बात। मैं हल्का सा एक बस डमी तरीका बता रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको पहले से प्रिपेयर हो जाओगे इन एंट्रीज के लिए। तो बैंक में अगर पैसा जमा कराया है तो टू कैश कॉन्ट्रा मान लो 5000, बाय बैंक कॉन्ट्रा 5000, सही है जी। और दूसरा क्या है, जब आप पैसा विड्रॉ कराते हो, जब आप पैसा विड्रॉ कराते हो अब यहां पर आपका कैश बढ़ जाता है, यहां कैश कम हो रहा है, यहां कैश बढ़ जाता है, तो उल्टी एंट्री हो जाती है। यह आ गया बैंक अकाउंट, ठीक है जी। फिर इसको पोस्ट करना वही है, यहां पर आएगा टू बैंक, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। अगर आपने लेजर अकाउंट देखा, मैंने बताया था ना, डेट वही, जगह वही, अमाउंट वही, नाम दूसरा, जब करवाया था ना, तो डेट वही है, जगह वही है, अमाउंट वही है, नाम दूसरा लिखेंगे। कैश डेबिट हुआ है, मैंने कैश को डेबिट लिखा है लेकिन नाम बैंक का लिख दिया, साथ में लिख दिया कॉन्ट्रा। और यहां पर डेट वही है, बाय कैश अकाउंट, बैंक है, यहां कैश आ गया और अमाउंट आ जाएगा बैंक में, कितना भैया, जो पैसा आपने निकाला है। तो बैंक कम हो रहा है तो क्रेडिट, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, नाम अपोजिट लिख देंगे, जैसे लेजर पोस्टिंग में लिखते थे। तो आपको मैंने सिखा भी दिया, याद करना, याद कर लो, टू बैंक कॉन्ट्रा कैश में, बाय कैश कॉन्ट्रा बैंक में, टू कॉलम कैश बुक। ये दो ट्रांजैक्शन मस्ट है, हर एक क्वेश्चन में मिलेंगी आज भी आपको। फिर आता है, मान लो आपको रमेश से चेक मिला है 30,000 रुपए का। तो ये मेरी वही वाली सेम स्लाइड है जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था। मान लो रमेश से आपको चेक मिला है 30,000 रुपए का। तो अच्छा जी, तो जब आपको रमेश से चेक मिला है और नो फर्दर इंफॉर्मेशन, और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो या तो बता दे, देखो ऐसा होता है जब हमको चेक मिलता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम उसको सेम डेट पर जमा करा दें। आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग नाम का चैप्टर पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, रीमा मैम अक्सर पढ़ाती हैं। तो और ये बात भी आपको पता होगी, एक चेक की वैलिडिटी जो होती है वो 3 महीने की होती है। ये मेरे ही लेक्चर्स में आपने कई बार ही सुन लिया होगा। आज मैंने चेक के ऊपर एक डेट डाल दी तो वो 3 महीने तक जिंदा रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आज मुझे रमेश ने चेक दिया, मान लो 8 बजे रात को दिया। अबे 8 बजे कौन सा बैंक खुला है, कल संडे आ रहा है, परसों मेरी तबीयत खराब है, अरे मैं 3 महीने में कभी भी जमा करा सकता हूं। अब यहां पर सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कि रमेश ने आपको 30,000 रुपए का चेक दिया, जमा कब कराया, तो कह रहे कोई फर्दर इंफो नहीं है, या तो या आगे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। तो अगर कुछ भी नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे सेम डेट पे जमा कराया है, यहां लिखता हूं नीचे। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने डिपॉजिट कर दिया है ऑन सेम डेट, लिखा होगा सेम डेट पे जमा कराया तो सेम डेट। सर अगर सेम डेट पे जमा नहीं कराया, अभी बताता हूं, अगले केस में आएगा वो। तो अगर आपको चेक मिला है रमेश से, मान लेते हैं January 1st, तो मैं मान के चलूंगा मैंने January 1st को ही जमा करा दिया, तो टू रमेश बैंक में आ जाएगा 30,000। फायदा हो रहा है ना, इनफ्लो ऑफ बैंक, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम मान लेंगे हमने सेम डेट पे जमा करा दिया,
लिखा है सेम डे पे जमा करा दिए तो भी यही बात है। लेकिन अगर ऐसा है रिसीव्ड हुआ है करण से चेक 50,000 रुपए का, लेकिन भाई करण आना चाहिए ना इधर, देखो मैंने यहां तो करण कर दिया लेकिन यहां रमेश ही रह गया, हे, पकड़ा गया, करण आ गया। चलो यार एक ही बात है, हमें क्या लेना देना, नाम से क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट से लेना देना है। चलो तो क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण 50,000 रुपए, और करण का चेक आपने जमा करा दिया बैंक में। कब कराया? 7 जनवरी को। जब रिसीव हुआ तब जमा नहीं कराया। अच्छा चलो, जब आपको चेक मिला, क्या आपका कैश बढ़ा? मोमोज खरीद पाओगे उस चेक से? नहीं। क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं, क्योंकि आपके पास ही पड़ा हुआ है। तो अभी आप तो 7 जनवरी को जाकर बैंक में जमा करा रहे हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, इतना बता दो बस। सही कह रहा हूं? तो 7 दिन तक ना मेरा कैश बढ़ा है ना मेरा बैंक बढ़ा है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी इन कैश बुक। नो एंट्री इन कैश बुक। अगर आपने मेरा जर्नल का वन शॉट देखा तो आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है। मैं आपको बता देता हूं, इसकी वैसे एंट्री होती है, हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, चेक इन हैंड, ये मेरा असेट बन जाता है टू करण। ये एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में, अभी कोई एंट्री नहीं होगी कैश बुक के अंदर, कोई इसकी जगह नहीं है, क्योंकि ना मेरा कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है, ना मेरा बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है। हाँ, जब मैं इस चेक को जमा कराऊंगा ना जनवरी 7 को, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मेरा एक असेट कम हो जाएगा टू चेक इन हैंड, जो मैंने पैदा किया था 7 दिन के लिए। कितना आ जाएगा भैया? 50,000। जो चेक मुझे मिला है वो मैं जमा करा रहा हूं, तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड। सेम डेट पे जमा कराओगे तो जनवरी 1 टू करण 50,000 रुपए, लेकिन अगर आप आगे जाके जमा कराओगे तो डेट तो चेंज होगी, चेक इन हैंड आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा 50,000 रुपया, बैंक में आ जाएगा 50,000 रुपया। बहुत बढ़िया, सही है जी, आगे बढ़ेंगे जी। करण से चेक मिला 50,000 रुपया, जनवरी 7 को पता चल गया बाउंस हो गया। अरे भाई जनवरी 7 को बाउंस हुआ है, जमा कब कराया है? जमा कब कराया है? कुछ नहीं लिखा। तो मतलब एक कहानी है, एक हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। जनवरी 1 को आपने ये एंट्री देखी, अब इसके बीच में तो 3-4-5 ट्रांजेक्शन और होंगी, तो जब भी आपको चेक मिले और ये ना बताया गया हो कि कब आपको उसको जमा कराना है, तो पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा आपको आगे का, कि करण के चेक का क्या किया हुआ है। अगर तो लिख दिया आगे जाकर ये लाइन दिख गई भैया करण का चेक बैंक में जमा करा दिया, तो समझ गए कि 7 दिन तक आपके पास पड़ा था, कोई एंट्री नहीं करनी, बाद में जाकर एंट्री करनी है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है जनवरी 1 को आपको चेक मिला और आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 7 जनवरी को जाके पता चला कि जनवरी जो करण भाई का चेक था वो बाउंस हो गया। अरे बाउंस कब होगा? डिसऑनर कब होगा? जब मैं जमा कराऊंगा तभी तो पता चलेगा बाउंस हो गया, साइन मैच नहीं हुए। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर चेक बाउंस क्यों होता है? मासूम सवाल है वैसे तो। पहला जो ज्यादातर होता है वो होता है कि बैंक में पैसे ही नहीं है करण के, ठीक है जी। दूसरा, सर वो चेक दे ही क्यों रहा है? कभी कभी ऐसे बेटा फ्रॉडी लोग मिल जाते हैं कि बस आपको शांत करने के लिए आप गाली दे रहे होगे, भाई मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं तेरे घर के आगे शोर मचाऊंगा, मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। वो बोलता है भाई डर के मारे किया हुआ है, तू चेक ले ले भाई, 10 दिन बाद की डेट का चेक ले ले। 10 दिन बाद की डेट का चेक दे दिया उसने मेरे को, 10 दिन बाद मैं बैंक जाके जमा कराता हूँ, 3 दिन बाद पता चलता है कि भैया ऐसे ही नहीं, ऐसे दे दिया, अब फोन नहीं उठा रहा। या कभी कभी क्या होता है साइन मैच नहीं करते, ओवर राइटिंग हो जाती है, टेक्निकल ग्राउंड पे चेक फट गया हल्का सा साइड से, घी तेल गिर जाता है उसके ऊपर, ये होता है। गलत पेन का इस्तेमाल कर लिया, आपने ओवर राइटिंग कर रखी है, अकाउंट डिटेल आपने गलत दे रखे हैं, बहुत सारे होते हैं, IFSC कोड गलत डाल रखा है पीछे, बहुत सारे तरीके होते हैं चेक बाउंस होने के। लेकिन अब यहां तो मैं यही मानूंगा ना जनवरी 1 को मुझे चेक मिला है और जनवरी 7 को वो बाउंस हो रहा है, तो मैं जनवरी 1 को ही जमा करा दूंगा, कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो जनवरी 1 को मैंने करण का चेक जमा कराया, यहां पे आ गया टू करंस अकाउंट, 50,000 रुपए मैंने जमा कराया, लेकिन वो जनवरी 7 में जाकर बाउंस हो गया। तो भाई जब जनवरी 7 में जाकर वो बाउंस हो गया तो मेरा बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया, मेरे बैंक में पैसा है नहीं। देखो क्या होता है, बच्चे इस बात को बड़ा गलत समझते हैं, थोड़ा 2 मिनट लेके एक्स्ट्रा समझाता हूं। जब मुझे करण का चेक मिलेगा, एक्चुअली क्या होता है, चेक क्लियर होने में 2 से लेकर 3 दिन लगते हैं, ये अपने पेरेंट्स से पूछना, बड़ा प्रोसेस होता है। क्लियरिंग हाउस जाएगा, सेबी की अनुमति होगी,
उसके बैंक से पूछा जाएगा, उसके बैंक से पैसा कट के मेरे बैंक में आएगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पहले 5-6 दिन लगते थे, आजकल 1.5 से लेकर 2 दिन लगता है, वर्किंग डेज। वो भी टाइम का भी पंगा है। 12 बजे से पहले चेक दोगे तो जल्दी क्लियर होगा, आज 12 बजे के बाद दोगे तो आज क्लियरिंग में जाएगा नहीं, अगले दिन क्लियरिंग पे जाएगा। तो बैंक क्या करता है, सुबह 10 बजे से लेकर या 9 बजे अगर बैंक खुल रहा है या 10 बजे तक खुल रहा है, तो 12 बजे तक 12:30 तक जितने भी चेक आते हैं वो उस दिन क्लियर करेगा, उस दिन प्रोसेसिंग में डालेगा, तो 1.5 दिन बाद क्लियर हो जाएगा। 12 बजे के बाद जाओगे तो एक दिन फालतू और लग गया। तो ये भी बड़ा सिस्टम होता है, आप बड़े होगे तो सीखोगे। वैसे अभी तक भी सीख जाना चाहिए था आपको, या सीख सकते हो। तो अभी क्या है कि जनवरी 1 को मैंने चेक डाला, आया ना, जनवरी 7 को मुझे पता चल रहा है, क्या पता बीच में 2-4 छुट्टियां हो। जब मुझे एज अ बिजनेसमैन करंट चेक देगा, मैं बैंक में जाके जमा कराऊंगा, तो मैं अपनी कैश बुक में यही तो मान लूंगा, आज ही तो मान लूंगा कि मेरा पैसा आ गया है, जबकि आया नहीं होता। अभी हम मान लेते हैं आ गया। यह है एक्रूअल एजम्पशन की वजह से या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एजम्पशन की वजह से हम लिख देते हैं। लेकिन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद पता चलता भैया चेक ही बाउंस हो गया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं और मुझे करण से फिर पैसा लेना है। तो चलो, चेक रिसीव की एंट्री क्या होती थी, बैंक टू करण, बाउंस की उल्टी एंट्री, करण टू बैंक। तो अब ये क्या हो जाएगा, बाय करण, बाय करण। ठीक है, बच्चा क्या, अब यहां पे ना बच्चा क्या सर, बैंक में पैसे आए नहीं है वो तो बाउंस हो गया। अरे तुम्हें थोड़ा ना पता था जनवरी 1 को बाउंस होने वाला है, ये तो तुम्हें क्वेश्चन दिया प्रैक्टिकल जिंदगी में, करण ने चेक दिया, तुम जमा करा के आए, तुम बैंक बढ़ाओगे अपना। तुम्हें तो 6 दिन बाद पता चला भैया पैसे नहीं है, तुम करण को फिर फोन करोगे, भाई पैसे दे दे मेरे। तो बाय करण क्या आएगा भैया बैंक में, वही 50,000। तो थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर मैंने बात समझाई, लेकिन डीप में जाके समझाई। आई होप आपको पल्ले पड़ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी। करण से चेक मिला, आपने उसे एंडोर्स कर दिया। भाई ये एंट्री ना तो पढ़ा ही नहीं रहा कोई भाई आजकल, ये एंट्रियां तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा आजकल। अच्छे टीचर ही पढ़ा रहे हो, उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो, समझ रहे हो। कम टीचर पढ़ाते हैं, जो है वो ओजी टीचर्स है, फिर नाम तुम्हें क्या ही लूं मैं देखता हूं, सबको देखता हूं। लेकिन कई टीचर आते हैं, ब्रांड चल रहा है बस, आते हैं बात करते हैं चले जाते हैं। लेकिन कई टीचर होते हैं डेडिकेटेडली कई सालों से पढ़ा रहे हो तुम्हें। रिसीव चेक फ्रॉम करण 50,000 रुपया, करण चेक एंडोर्स टू सुरेश। चेक मिला, करण का चेक एंडोर्स कर दिया। अब एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, आपने चेक देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा होता है पे टू। अब मान लो मुझे करण ने चेक दिया, करण ने चेक दिया, करण ने चेक दिया 50,000 रुपए का, और मैंने आगे सुरेश को लेट से 51,000 देने, 50,000 ही देने हैं। तो पहले मैं करण का चेक अपने अकाउंट में डालूं, 3-4 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। फिर वही पैसे का चेक मैं उसको दूं, फिर 2-3 दिन लगेंगे। तो उसके पास पहुंचने में तो 4-5 दिन लग गए, 6 दिन लग गए। मैं कहता हूं करण का चेक ही तू ले लेना यार, करण का चेक ही तू ले ले, ठीक है ना। तो एंडोर्स कर दिया उसका चेक, उसको मैंने एंडोर्स कर दिया। समर एंडोर्समेंट नहीं कहते, एंडोर्समेंट बेचना, तो ये उसी वर्ड से आया कि भैया शैम्पू इस कंपनी का है, कस्टमर ये, मेरा कोई रोल नहीं है, उसको दे दिया। हाँ, उस केस में मुझे कमीशन मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने करण से 50,000 रुपए लेने हैं और सुरेश को 50,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा चेक मैं अपने अकाउंट में डालूंगा, खामखा 2-4 दिन वेस्ट हो जाएंगे, तू डायरेक्ट अपने अकाउंट में डाल दे। तो आप मेरे अकाउंट्स बना रहे हो, मेरे में कोई फर्क पड़ रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है नहीं, मेरा बैंक बढ़ रहा है नहीं, तो इन दोनों की एंट्रियों में कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री इन कैश बुक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ये तो सत्य है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब हम जर्नल प्रॉपर की बात करेंगे तो जनवरी 1 की एंट्री हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड हमने अपने पास रखा होगा टू करण, और फिर जनवरी 7 को वही चेक किसको दे दिया, सुरेश को। सुरेश मेरी लायबिलिटी कम हो गई टू चेक इन हैंड, और उसको हमारे पास जो पड़ा हुआ चेक था वो दे दिया। कैश और बैंक दोनों ही अफेक्ट नहीं होने वाला। ये थी बेटा मेरी 5वीं के। सबसे पहला, अभी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों आपको यह करना है कि 2 कॉलम कैश बुक के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना ही आगे आपको मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। अब आगे की एंट्रियों में आपको जो इन्वॉल्वमेंट है, रुचि है, इंटरेस्ट है, वो तभी आएगा जब सही बोल रहे होगे। गलत बोलना शुरू हो जाओगे अगर इतनी मेहनत नहीं की। देखो मैंने कितनी मेहनत की है ना। मैंने लगभग 20 मिनट लगा के आपको वो एंट्रियां पढ़ाई कि जो आपको काम आएगी। अब आगे के अगर 20-25 मिनट 30 मिनट ढंग के
काटने हैं या कैश बुक को शीशे की तरफ साफ करना है, तो कसम लगेगी पहले अच्छे से नोट्स बनाओ कॉपी में, जो जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करो, मेमोराइज करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आता है, अगर आपने पहले वाले वन शॉट देखे हैं तो आपको देखने में लगेगा कि वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने एडिट की हैं, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। बिगिनर्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, शुरू करेंगे बड़े ध्यान से। हम यहां पर शुरू कर रहे हैं जून 1 से, यानी बिजनेस तो हमारा ओपनिंग डेट जनरली मतलब बिजनेस की शुरुआत नहीं, साल की शुरुआत 1 अप्रैल होती है, तो यानी जून से पहले वाला महीना जो होता है मई, तो मई का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा कैश का 5,000 और बैंक का 17,500, जो जून 1 में आकर बैलेंस बीडी बन जाता है। तो जून 1 में हम यहां लिखेंगे जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। 5,000 का हमारा कैश था और 17,500 हमारे बैंक में थे, ठीक है जी। 17,500 हमारे बैंक में थे। पहली ट्रांजैक्शन हो गई, दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई, एक साथ ही करनी, अलग अलग मत करना। अब जून 5, बस अब क्वेश्चन पढ़ते वक्त यह जरूर समझना कि आपका कैश बढ़ रहा है या बैंक। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सनल असेट, घर का कुछ पर्सनल असेट बेच दिया और वहां से पैसे आए और आपने फर्म के बैंक में जमा करा दिया। अब बच्चा कहता है कॉन्ट्रा एंट्री, मेरी बात ढंग से समझना बेटा, कॉन्ट्रा कब बनती है? कॉन्ट्रा एंट्री तब बनेगी जब फर्म का ड्रॉर खोला, पैसे निकाले और बैंक में जमा करा दिया। यह है जमा कराने वाली कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। जो पैसे आपने बैंक में जमा कराए वो फर्म के ड्रॉर में नहीं थे, वो आपने अपने घर में कोई प्राइवेट एसेट बेचा और वो पैसा बिजनेस के बैंक में डाला, तो यानी यू हैव इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। तो जून 5 एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। टू पैसे दिए हैं वो कैपिटल बन गई, घर से सुई भी आएगी ना बेटा, तुम्हारी कैपिटल बन जाएगी। कितना भैया? 5,000। बैंक बैलेंस बढ़ा इससे, ठीक है जी। चेक रिसीव हुआ एज अ एडवांस अगेंस्ट सेल, माल बेचेंगे अभी, चेक आज ही मिल गया है और वो चेक आपने आज ही जाकर बैंक में जमा करा दिया, लिखा हुआ है डिपॉजिट टू बैंक। तो टू एडवांस फॉर सेल कितना आ गया भैया? 50,000। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आपका। अगर ये नहीं लिखा होता पेड इनटू बैंक तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड करता, देखता इस चेक का क्या हुआ है, कुछ नहीं होता तो भी मान लेता कि सेम डेट पे जमा है। पेड टू एस बोस, एस बोस को चेक पे किया है 12,500 का और डिस्काउंट मिला है 200। जैसे सिंपल कॉलम कैश बुक में इस एंट्री की कोई जगह नहीं है, यहां पर भी कोई इसकी जगह नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपने एस बोस को 12,500 रुपए जमा कराए जून 7 बाय एस बोस और चेक से जमा कराए हैं, तो 12,500 बैंक से जाएगा, कैश से नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब ये वाली एंट्री कहीं नहीं मिलेगी आपको। कैश एम्बेजल्ड बाय एम्प्लॉई, बाय एन एम्प्लॉई होना चाहिए। देखो मैंने लिखा तो अंग्रेजी की दिक्कतें तुम्हें दिखेंगी। कैश एम्बेजल्ड, एम्बेजल्ड का मतलब होता है हेरा फेरी। हमने देखा भैया ये 3,000 रुपए किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिए हैं, छुपा लिए हैं, इधर उधर कर दिए हैं 3,000 रुपए के। हमारे तो अकाउंट से, हमारे तो गले से 3,000 निकल गए ना। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा सेठ जी हमेशा ना गले पे बैठते हैं, स्टाफ इधर होता है, वो कहता है भैया जा चीनी ले आ, जा आलू ले आ, जा ये ले आ। सेठ जी गल्ला नहीं छोड़ते, जनरली सेठ जी गल्ला नहीं छोड़ेंगे। जिस दुकान पर मालिक नहीं होता वहां का गल्ला हमेशा खतरे में होता है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग खराब होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे एम्प्लॉय खराब होते हैं, लेकिन मैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो ऑफलाइन सेंटर जाता ही नहीं हूं। अपने उस रिसेप्शन एरिया पे, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं रिसेप्शन एरिया में मिलता नहीं हूं। पैसे मेरा स्टाफ कलेक्ट करता है और वो मेरे को रात में जब मैं घर जाता हूं तो पकड़ाता है, बाबूजी आज पूरे दिन की कलेक्शन ये थी। वो पूरा एक लिस्ट बना के देता है, आज इस बच्चे के पैसे आए, ऑनलाइन भी भेज देता है मेरे को और हाथ से बना के देता है, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं गिनता भी नहीं हूं कि ये है कैश। अगर कैश आता तो वैसे आता इतना ही रेयर आता है कि कैश पूछो ही मत, ठीक है ना। हाँ, जब कैश आता है तो मुझे ऐसे देते हैं। तो जनरली क्या होता है, कैश एम्बेजल्ड हो ही जाता है। आप बड़े से बड़े बिजनेस की बात करो तो 3,000 रुपए कैश की चोरी हो गई।
कौन सी डेट पर हो गई? जून 9 को। तो जून 9 को कैश की चोरी हुई, तो यहां लिखेंगे बाय कैश एम्बेजल्ड। तो 3,000 रुपए कैश हमारा कम हो जाएगा क्योंकि कोई एम्प्लॉय चोरी करके चला गया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी, और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो ये तो आसान एंट्रियां चल रही हैं, वो बता रहे हैं कि कब जमा कराना है। जून 20 को आपने क्या किया? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी। ए मुखर्जी से आपने चेक मिला आपको, और आपने सेम डेट पे जमा कर दिया। तो जून 20 टू ए डॉट मुखर्जी, पेमेंट लेनी होगी आपने। कितने का चेक मिला आपको ए मुखर्जी से? 6,000 रुपए का, और आपने उसी दिन जाकर बैंक में जमा करा दिया। बहुत ही बढ़िया। जून 21 को आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। पता है क्यों किया? क्योंकि उषांक सर का हैप्पी बर्थडे था। तो पैसे तो चाहिए, गिफ्ट देना है, पार्टी देनी है, जो भी कह लो। तो जून 21 मेरा जन्मदिन होता है, तो जून 21 को पैसा विड्रॉ किया बैंक से 5,000 रुपए का। बहुत ही बढ़िया, पैसा विड्रॉ किया तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अब याद होनी चाहिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है भैया? टू कैश, सॉरी, विड्रॉ कराया है टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, कैश में आ जाएगा 5,000 रुपया, और जून 21 बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में आ जाएगा 5,000 रुपया। सिंपल है जी, ये भी हो गया। पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, अब ये भी मैंने लिखी है। एडवांस रिसीव करने की तो एंट्रियां बुक्स में होती हैं जनरली, पे करने की नहीं होती। एडवांस पे किया है, अच्छा, अब कुछ नहीं लिखा कैश दिया या चेक दिया है, तो हम क्या मानेंगे बेटा? क्या मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जून 29 कैश मानेंगे। जून 29 बाय कितना एडवांस दे दिया भैया? 4,000 रुपए। तो एडवांस फॉर वहां सेल लिखा था, यहां परचेज लिख दिया, और कैश मानेंगे तो 4,000 रुपए आपके खाते से, सॉरी, आपके गले से चले जाएंगे। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम। अब देखो 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 देखो, यहां पर क्या होता है, कुछ किताबें भी मेरे हिसाब से गलत करती हैं। गलत क्या करती है? करने का तरीका। आंसर सही आता है, कह रहे जी माल बेचा और पैसे जो भी आए 8,000 रुपए वो बैंक में जमा करा दिए। ठीक है जी। अब मैं कह रहा था अभी स्टार्टिंग में कि कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी? जब आप गले से पैसा निकाल कर दोगे, ठीक है ना। अब इसके दो केस बन सकते हैं। पहला, आपने कैश में माल बेचा तो टू सेल्स कैश में लिख दो, और 8,000 रुपए की फिर एक और एंट्री करो जो बैंक में जमा कराने की है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसमें दो एंट्रियां कर सकते हो पहले केस में। दूसरे केस में आप ये मान लो, मानना क्या है, फैक्ट है ये ना, आज किसी को माल बेचा, उसने 8,000 रुपए दिए, अपने स्टाफ को बोला जाके जमा करा दे, तो गले में तो पैसा पहुंचा ही नहीं। आज ही पैसा आया और आज ही कहां चला गया? बैंक में। पुराना गले वाला पैसा नहीं है। तो मैं क्या कहता हूं, जून 30 में, और मोस्टली टीचर यही बोलते हैं, जून 30 में आपने क्या किया? टू सेल्स अकाउंट, और सीधा 30,000 रुपए बैंक में जमा कर, जो भी 8,000 रुपए आपने बैंक में जमा कर, सीधा 8,000 रुपए आपने क्या कर दिया? बैंक में जमा कर। ठीक है जी। आप एक काम और कर सकते हो, मैं आपको बता दूं, टू सेल्स पहले कैश में, फिर कॉन्ट्रा एंट्री करोगे, ये भी आप कर सकते हो। फिर आता है पेड रेंट बाय चेक, रेंट चेक से दे दिया। जून 30 बाय रेंट, चेक से खर्चा कर दिया। कितना? 1,000 रुपए का रेंट आपने उससे दे दिया। रिसीव चेक आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स, चेक मिला लेकिन आपने राज को उसको एंडोर्स कर दिया, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। बताया था अभी बेटा, एंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। एंडोर्स करने की कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि ना मेरा कैश बढ़ रहा है ना मेरा बैंक बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो यहीं पर ही ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। ऊपर लिख देंगे हम 2 कॉलम कैश बुक। मैं चाहता हूं मेरे सारे बच्चे इन्वॉल्वमेंट लें और इसका टोटल बताएं। ठीक है ना। अब टोटलिंग कैसे करेंगे, मेरे से पहले देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। मैं सिर्फ इसी की टोटलिंग करूंगा, चलो एक आध और की कर दूंगा, चिंता मत करो। ये आया देखो, तो पहले आपको कैश की टोटलिंग करनी। ठीक है ना। कैश कितना भैया? 10,000। आप एक्चुअली दो अकाउंट बना रहे हो ना एक साथ। यहां पर आया 10,000, जून 30 आखिरी डेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 3,000 रुपए बच गया बेटा आपके पास।
10,000 में से 7,000 तो चला गया था, 3,000 बैलेंस बचा हुआ है। सही है जी। अब बैंक का करोगे। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, कैश नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये वाला ही ज्यादा है, कभी कभी ये वाला भी ज्यादा आ जाता है। मतलब इतना तो था नहीं जितना चला जाएगा, वो भी केस कराऊंगा मैं भी। 50,000, 6,000, 8,000, 86,500 आ गया बेटा। ये भी आ गया 86,500। उसमें से ये माइनस कर देंगे, -12,500 -6,000, तो ये आ गया 68,000 हमारा आंसर। ठीक है, बॉक्स में ही डालना, आपको दिखा दिया। तो दोनों का बैलेंस सीडी बन गया। अगले महीने दोनों का बैलेंस बीडी जैसे ये आया था। तो अब मेरे पास गल्ले में कितने पैसे बचे हैं भैया? 3,000। और बैंक में कितने पैसे बचे हैं भैया? 68,000। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। ये आया बेटा मेरा 2 कॉलम कैश बुक। क्या आया भैया? 2 कॉलम कैश बुक। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है। मेरे हिसाब से यही एक क्वेश्चन करके आप सारा टाइम अचीव कर लोगे, सारे क्वेश्चन अचीव कर लोगे। बट ऑब्वियसली बात है, मैं एक नहीं कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे आ गया। ये एज इट इज लगभग वही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना प्यारा लिखा हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस किए मैंने इसके अंदर, ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। जैसे यहां पर एक लाइन मैंने ऐड की है, उसे थोड़ा मतलब बदल जाएगा। बहुत ज्यादा चेंज मैंने यहां पर करने की कोशिश नहीं की है। ये क्वेश्चन आपको मेरे प्रीवियस शायद वन शॉट, मुझे नहीं पता मैंने कराया नहीं कराया, लेकिन ये मैं पहले कई बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखना। लेकिन जो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये मैंने पूरा खुद लिखा है। एक एक लाइन आपको मेरी मिलेगी। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है एक, तो वो तो जरूर देख के जाना। ठीक है ना बेटा? चलो, तो यहां पर आ गया जी। आपको फिर वही 2 कॉलम कैश बुक है, कैश बैलेंस दिया हुआ और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 24,500। शायद ये मैंने चेंज किया, पिछले वाले क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट नहीं था। तो ओवरड्राफ्ट का केस कैसे होता है, सॉल्व देखते हैं। ओवरड्राफ्ट में मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। तो यहां आया April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ रहा भैया? कितना आ रहा भैया? 2,000 रुपया कैश। बैंक का बैलेंस यहां नहीं आएगा, वो पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, वो नेगेटिव है। तो उसके लिए यहां पर आएगा April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है 24,500। ओवरड्राफ्ट तो पता ही होगा ना आपको, करंट अकाउंट होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी होती है, जिसको हम क्रेडिट लिमिट कहते हैं। अगर मान लो मेरे पास भी कई करंट अकाउंट्स हैं, जैसे भाई के नाम का करंट अकाउंट है, साइंस एंड फन का करंट अकाउंट है, मेरा करंट अकाउंट है, OSR अकेडमी का करंट अकाउंट है। तो इन करंट अकाउंट में टोटल टोटल छोड़ दो, अभी फिलहाल कहां पे जा रहा हूं मैं यार, क्यों बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो इन टोटल नहीं बता रहा, मेरे अकाउंट में जैसे क्रेडिट लिमिट होती है कि मैं कभी भी चाहूं तो एक एक्स अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर सकता हूं, भले ही मेरे खाते में हो या ना हो। इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन, ये बात आपको पता होगी, जो जिसके ऊपर मुझे ब्याज देना होता है बैंक को। कभी कभी बिजनेसमैन शॉर्ट ऑफ कैश हो जाता है, कभी कभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा बैंक को बोलो भाई मुझे पैसे दे दो। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो जितने भी तुम ये वीडियोस देखते हो ना सोशल मीडिया पे, हैं, वो आज मान लो थार ले रखी है, वो माइंड ना सेम चले, वो गाना आता ना, वो एम चले, वैसे गाना। तो भाई वो सबने लोन पे ले रखी है। ठीक है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कैश देते हैं, उसके बाद सब लोन पे लेते हैं। और लोग आगे हाथ क्यों फैलाऊं यार, जब बैंक मुझे लोन देने को तैयार है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इज अ काइंड ऑफ लोन। ठीक है ना? तो लोन लेना चाहिए, अच्छी बात होती है लोन लेना। तो लोन लेना की अच्छी बात है, कभी फुर्सत पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा चलो, आज ही फैसला करते हैं, किस किस को, बच्चों को यह सुनना है कि लोन लेने के क्या क्या फायदे होते हैं, उधार लेने के, बैंक से उधार लेने के, फाइनेंस जो कंपनीज होती हैं उनसे उधार लेने के क्या क्या फायदे हैं, लोन लेना क्यों जरूरी है किसी बंदे के लिए, छोटा या बड़ा। तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए क्या? चलो, अभी आइडिया आया मेरे को। वे कह रहे हैं जमा कराया है, पहले आया कैश सेल, माल कैश में बेचा। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मैं बीच में भाग जाता हूँ। कैश में माल बेचा है, कैश सेल लिखा है, कितना भैया? 60,000 रुपया। तो कैश में आ गया 60,000। फिर कह रहे हैं आपने बैंक में जमा करा दिया। जमा कराना यानी कॉन्ट्रा एंट्री। तो April 5 कॉन्ट्रा एंट्री हमें आई गई है, याद ही हो गई है, ये आ गई है 2 जमा कराने वाली।
टू कैश कॉन्ट्रा 50,000। अभी हमने विड्रॉ करने वाली भी पीछे की थी, या जमा करने वाली है। अप्रैल 5 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 50,000 कैश में आ, 50,000 कैश में। इशू चेक टू सोहन, हमने चेक इशू किया सोहन को, लेकिन सोहन ने एनकैश नहीं कराया अभी तक। सोहन मेरे बैंक से पैसे निकालने नहीं गया, 3 महीने है उसके पास। तो मैं 3 तक गिनूंगा, पानी पीऊंगा। आपको मुझे इस एंट्री का ट्रीटमेंट बताना है कैश बुक में क्या होगा। अप्रैल 7, जल्दी से चलो ये बता दो, इसका ट्रीटमेंट करूं या ना करूं। इशूड चेक टू सोहन, कितना? 10,000 रुपया, नॉट एनकैश्ड बाय सोहन। तो बेटा मेरी गलती नहीं है सोहन ने एनकैश किया कि नहीं किया। हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एक्रूअल एजम्पशन पे करते हैं। मैंने 3 तक शायद गिना नहीं, तुमने खुद गिन लिया होगा, मैं भूल गया पानी पीने के चक्कर में। 1 2 3, चलो ठीक है। तो इशूड चेक टू सोहन, इशूड चेक टू सोहन, सोहन को चेक दिया। मैं आज ही माइनस कर लूंगा, सोहन जब मर्जी जाए, मुझे आज ही माइनस करना पड़ेगा, वरना अगर मैं माइनस तब करूंगा जब वो निकालेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे बार बार अपनी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, और मैं ये ना हो ना किसी और को भी चेक दे दूं, बैंक में पैसा ही ना हो, क्योंकि मैंने सोहन को दे दिया 10,000 का चेक। तो अप्रैल 7 को आप एंट्री करोगे बाय सोहन, एनकैश्ड बाय सोहन और नॉट एनकैश्ड बाय सोहन, हमें लेना देना नहीं है। 10,000 रुपए उसको दे दिया आपने चेक, ठीक है जी, ओके, बढ़िया एंट्री लगी। रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम लॉज लास्ट ईयर, 19,800 का आपको क्या मिला? चेक मिला। अब आप देख लो इस चेक का क्या किया गया। इस चेक का आपने कुछ भी नहीं किया, तो यानी आपने सेम डेट पे जमा करा दिया होगा। तो चेक मिला है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अप्रैल 12 टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, कितने का? 19,800 का चेक मिला है अप्रैल 12 को, हो गया। नीरज को आपने 25,000 रुपए का माल बेचा है, वो कह रहा है 10,000 रुपए कैश दूंगा, बैलेंस चेक दूंगा, और मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, मुझे डिस्काउंट भी चाहिए। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ, अच्छे लेवल की एंट्रीज हो रही हैं बेटा ये। अब मुझे बताओ नीरज को बैलेंस जो था वो चेक से कितना पे करेगा, मुझे कितना अमाउंट पे करेगा बैलेंस बाय चेक? 25,000 का माल बेचा, 10,000 वो कैश दे रहा है, कह रहा है बैलेंस चेक से दूंगा, लेकिन डिस्काउंट दो 500 रुपए का। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही गए होगे, आपको ये अमाउंट पड़ेगा 14,500 रुपए का, क्योंकि 25,000 में से 500 तो डिस्काउंट दे दिया, 24,500 कैश दे दिया उसने 10,000 का, बाकी वो चेक देगा। अब जो नीरज से आया हुआ चेक है उसका क्या किया गया, आओ देखते हैं। पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज, आपने 20 अप्रैल को जमा कराया, अभी नहीं कराया, तो अभी इसके चेक की कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 10,000 कैश की एंट्री होगी जो आपने माल बेचा है। तो अप्रैल 14 टू सेल्स, जो आपने नीरज को माल बेचा है, 10,000 उसने आपको कैश दिया है, आगे जाकर उसका जो चेक आया वो जमा कराएंगे, अभी नहीं होगा, ठीक है ना, सही है जी। फिर आपने फर्नीचर खरीदा है चेक से अप्रैल 16 बाय फर्नीचर, चेक से खरीदा है बेटा, कितने का खरीदा है फर्नीचर? परचेज्ड फर्नीचर बाय चेक 10,000 का, और सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, पुराना बेच दिया आपने, ठीक है जी। 18 टू फर्नीचर, ओए भाई कहाँ कर दी? ओ भावनाओं में है क्या, वहां तो नहीं कर दी कहीं? नहीं, हाँ जी, अप्रैल 18 टू फर्नीचर अकाउंट, कितना आ गया भैया? कितने बेच दिया? कैश में बेचा ना, कैश में बेचा 10,000, बहुत ही बढ़िया बेटा। फिर आ रहा है जी पेड इनटू बैंक। अब देखो अप्रैल 20 में नीरज का चेक जमा करा दिया और साथ में 2,500 रुपए कैश भी रखा। नीरज का चेक कितने का था? 14,500, पहले तो वो जमा कराओ, देखना भैया, पहले तो ये जमा कराओ। टू चेक इन हैंड, याद आया, अभी पढ़ाया था, टू चेक इन हैंड
14,500 बैंक में जमा हो गया और 2,500 रुपए जो आप जमा कराओगे वो कॉन्ट्रा एंट्री होने वाली है। अप्रैल क्या आएगा? अप्रैल अप्रैल 20 ही आएगा बेटा, अप्रैल 20 आएगा। टू जमा कराने वाली एंट्री बोलो, टू जमा कराने वाली एंट्री, टू हटा क्यों दिया, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में 2,500 रुपया। अप्रैल 20 बाय कैश आ गया, इधर यहां आ गया बैंक, बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में आ जाएगा प्यारे बच्चों 25। सिंपल, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पेड टू सुमन बाय चेक। हमने सुमन को 2,500 रुपए चेक दिया है। ओके, दे दो भाई। अप्रैल 22 बाय सुमन, 2,500 का चेक दिया है सुमन को, ये दे दिया भैया, 2,500 का चेक दे दिया सुमन को। बहुत ही मजा आया देखो। फिर कह रहे हैं जी सुमन का चेक बाउंस हो गया, सुमन का चेक बाउंस हो गया। फिर हमने उसको कहा कि बहन कैश ले ले यार, गलती हो गई हमसे, पैसे तो देने ही है ना। अब देखो अप्रैल 26 को जब सुमन का चेक बाउंस होगा तो उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी भैया। मुझे लगा मेरे बैंक से पैसे चले गए, लेकिन वो गए नहीं, तो टू सुमन बैंक से पैसे नहीं गए, लेकिन अब मैं उसको पैसे तो पे करूंगा ना। तो अप्रैल 26 बाय सुमन उसको मैं क्या दूंगा? कैश। अब मेरी बात समझो, पहले अप्रैल 22 को मैंने चेक दिया तो मुझे लगा मेरे बैंक से पैसे कट गए, लेकिन अप्रैल 26 को पता चला कि नहीं, मेरे बैंक से पैसे नहीं कटे, बैंक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि मेरा चेक बाउंस हो चुका है। फिर मैं सुमन के पास जाता हूं, सुमन को कैश देता हूं 2,500। आया मजा? है ना रोलर कोस्टर? मजेदार है ये क्वेश्चन। बैंक ने बैंक चार्जेस भी ले लिए मुझसे। जब चेक बाउंस होता है ना तो बाउंसिंग चार्जेस भी होते हैं। अप्रैल 26 को ही तो बैंक चार्जेस लिख देते हैं यहाँ पे, या बाउंसिंग चार्जेस या बैंक चार्जेस लिख दो, बढ़िया रहेगा। तो बैंक चार्जेस कैश में नहीं कटते भाई साहब, बैंक चार्जेस आपके खाते से कटेंगे, आपके घर थोड़ा आएगा बैंक। पेड इंश्योरेंस एज पर स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे मेरा इंश्योरेंस जो होता है, या मेरी गाड़ी की जो ईएमआई होती है, या जो और फलाना जो हम लोगों ने लोन लिए होते हैं, या जो जैसे इनफैक्ट मेरे बच्चों की स्कूल की फीस हर टाइम पर अपने आप ही क्या हो जाती है, मेरे अकाउंट से कट जाती है। समझ रहे हो? जैसे 3 महीने बाद मेरे बच्चों की फीस जाती है, क्वार्टरली जाती है शायद, तो क्वार्टरली मेरे बच्चों के मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, मुझे जमा कराने नहीं जाना होता। ठीक है ना? ये एक सिस्टम होता है जो हम चालू करा सकते हैं, कई स्कूलों के पास ये फैसिलिटी होती है। जैसे मेरा इंश्योरेंस LIC को जाकर मैं हर महीने चेक थोड़ा दूंगा, वो हर महीने या हर क्वार्टर या साल में, अगर जैसा मैंने अलाउ कर रखा है उनको कि हर 6 महीने बाद या साल में एक बार ही जो प्रीमियम पे करना है वो मेरे अकाउंट से काट लेना। इनफैक्ट यार हम पेटीएम पर वो नहीं करते ऑटो पे का बिजली का बिल। अब कैसे बिजली का बिल याद रखेंगे? ऑटो पे का ऑप्शन डाल दो, तो ऑटो पे अपने आप जैसी बिल हिट करेगा वैसी काट देगा बैंक। सही है, बढ़िया हो जाता है ना। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मेरा अप्रैल 29, तो यहां पर आ गया अप्रैल 29 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना पे किया बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम? 2,500 रुपए का बैंक से। उसके बाद लास्ट क्या कह रहा है? निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली। आप मेरे बैंक में डायरेक्ट जमा भी करा सकते हो बिना मुझे बताए, मैं आपको अकाउंट डिटेल दे सकता हूं मतलब दे भी सकता हूं, मैं पेड बैच में दे भी दी थी कि भैया ये मेरा अकाउंट डिटेल है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे, ठीक है। और बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा डालो, लेकिन अगर आपको उसका अकाउंट नंबर पता हो, IFSC कोड पता हो, तो आप किसी के भी खाते में पैसा डाल सकते हो। तो 5,000 रुपए किसी बंदे ने मेरे बैंक में अकाउंट में डाल दिया। किसी बंदे का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, जिससे पैसे लेने होंगे उसने डाला होगा। तो निगम नाम का एक बंदा होगा जिससे मुझे पैसे लेने होंगे, उसने 5,000 रुपए मेरे बैंक में डाल दिए। सिंपल है यार, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, टोटलिंग कर लोगे? टोटलिंग करके भाई कसम लगेगी खुदा की, भाई साहब बता रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए। हो सकता है इसका आंसर इधर आ रहा हो सकता है इसका आंसर इधर आ रहा हो, बैंक का। ठीक है जी, क्या होता है ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया, क्या पता अभी भी ओवरड्राफ्ट चल रहा हो। तो मुझे आंसर बताओगे कैश बैलेंस कितना है और बैंक का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टाइम स्टैम्प डालकर आंसर बताओगे, टाइम स्टैम्प डालकर आंसर बताने वाले हो जल्दी से। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे बेहतरीन क्वेश्चन की ओर।
जो कि लिखा गया है तुम्हारे वन एंड ओनली भाई द्वारा, ठीक है जी। चलो, तो इसके अंदर मैंने अपने कुछ जान पहचान के लोगों का नाम भी लिखा है। एक एक बंदे को जिसको मैं बहुत ज्यादा जानता हूं वो है शिल्पा। चलो, तो क्या है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, ये मैंने अच्छे थॉट से लिखा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, और ऐसी ट्रांजैक्शंस कोइंसिडेंटली किसी किताब में मिल गई तो कह नहीं सकता भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली ये क्वेश्चन मैंने ही लिखा है। पिछले वाले दोनों क्वेश्चन के अंदर छेड़छाड़ मैंने की थी, ये लिखा ही मैंने है। कैश बैलेंस 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4500, ठीक है जी, आसान एंट्री है तो यहां पर आया टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। तो कैश का बैलेंस कितना है भैया 20,000, और बैंक का ओवरड्राफ्ट है 4500। तो अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आ गया भैया 4500। सही है जी, यहां तक तो कुछ नया नहीं है। रिसीव कैश फ्रॉम शिल्पा, कैश मिला है शिल्पा से जो पहले बैड डेट हो चुकी थी लास्ट ईयर, ठीक है जी। ये एंट्री हमने जर्नल में पढ़ी है, कैश बुक में नहीं पढ़ी, तो ठीक है, आसान है, मुझे पता है। अप्रैल 2, लेकिन लिखते क्या है यहाँ पे बच्चे, शिल्पा लिख देते हैं। शिल्पा, मेरा भी लिखने का मन शिल्पा ही है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? यहां लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड। क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये गलती कुछ बच्चे करते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने एंट्री लिखी। कैश में आ गया हमारा 60,000 रुपए, ठीक है जी। डिपॉजिट इन बैंक 50,000 जाके मैंने बैंक में जमा कर दिए। ये फ्लो बनाने के लिए एंट्री लिखनी पड़ती है, ताकि बैंक में भी कुछ पैसे रहें भाई, वरना हम चेक वेक कैसे देंगे। टू 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 जमा कराया, तो यहां पर आया टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 50,000 बैंक में गया। फिर अप्रैल 5 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश में आया 50,000। अब आपको ध्यान से देखना है कि डेट यही से मिले, क्योंकि यही कॉपी किया गया क्वेश्चन और इसी के ऊपर मैंने ये लिख दिया। ये सेम ही चल रहा है, लेकिन ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। फिर हमारा ना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ फायर का, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि 10,000 का चेक प्रॉमिस करते हैं हम आपको देंगे। इसकी एंट्री बताओ अप्रैल 7 की, मजा आ जाए मेरे को भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है जी। तो लिखो टाइम स्टैम्प डाल के, अप्रैल 7 की एंट्री ये है। क्या क्या करूं कैश बुक में? बताइए। तो बेटा यहां पर क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 12,000 हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी अभी सिर्फ प्रॉमिस किया है भाई, वादों की कोई एंट्री नहीं होती है हमारे यहां पर, है? वादे की कोई एंट्री नहीं है, प्रॉमिस है ना, तो कोई एंट्री पास आउट होगी नहीं ना, जर्नल में पूरे अकाउंट्स में कोई एंट्री पास आउट नहीं होती वादे की। ये नहीं कैश बुक में नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं एंट्री, जब देगी तब लिखेंगे ना भाई, अभी तो प्रॉमिस किया उसने कि 10,000 आपको देंगे हम, 12,000 का माल जल गया मानते हैं, 10,000 देंगे। हाँ, जनरल प्रॉपर में जाएगी, जनरल प्रॉपर में आग लगने की जाएगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेजेस 12,000 बस। फिर इंश्योरेंस कंपनी जब बाद में देगी तब की तब देखेंगे। रिसीव चेक फ्रॉम पुनीत एज एन एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स 20,000। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पुनीत, अभी जैसे एडवांस की एंट्री हुई थी 20,000 चेक मिला। अब देखो, जब चेक मिला आगे जाकर देखो चेक का क्या किया गया। अप्रैल 14 को पुनीत का चेक जमा कराया, ठीक है, तो 12 अप्रैल की कोई एंट्री नहीं होने वाली, 14 अप्रैल की एंट्री होगी। अप्रैल 14 टू चेक इन हैंड, दिया पुनीत ने था, लेकिन अब वो चेक इन हैंड हो गया। कितना भैया, कितना भैया, कितना भैया, कितने का था? 20,000 रुपए। टू चेक इन हैंड जमा करा दिया, लेकिन पुनीत का चेक बाउंस हो गया। अब यहां बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मैंने कहा था उल्टी एंट्री, बिल्कुल सही बात है, उल्टी एंट्री होगी। तो जैसे यहां पर हमने बाय सुमन लिखा था, फिर यहां पे हमने टू सुमन लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन यहां पर हम चेक इन हैंड लिख चुके हैं। जब इसका चेक बाउंस होगा तो इससे फिर पैसे मांगेंगे। कौन सी डेट को हुआ है? अप्रैल 16। तो यहां पर चेक इन हैंड नहीं आएगा, यहां पर पुनीत ही आएगा, क्योंकि मुझे इससे पैसे लेने हैं, मुझे इससे पैसे लेने हैं, ठीक है ना। अब देखो कितने पैसे लोगे, 20,000 का तो चेक हो गया, और
100 रुपए बैंक ने आपसे बाउंसिंग चार्जेस ले लिए। तो बाउंसिंग चार्जेस जनरली उसी बंदे से चार्ज किए जाते हैं जब ये होता है, क्योंकि एंट्री के साथ चिपक के आया। आगे जाके पूछा होता तो हमें नहीं पता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आगे जाकर पूछा है, देखो बाउंसिंग चार्जेस आगे जाके पूछा है, ठीक है ना। और ये हमने सुमन के अमाउंट में इंक्लूड नहीं किया। सुमन को आपने इक्वल पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, उसी अमाउंट का चेक दिया। लेकिन यहां पर ये गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुनीत का जो चेक बाउंस हुआ है वो 20,000 का है, लेकिन बैंक ने मेरे से 100 रुपए और लिए बाउंसिंग चार्जेस। अरे मेरी गलती थोड़ा ना है, तो मैं पुनीत से 20,000 तो अपने लूंगा ही लूंगा, 100 रुपए जो और कटेंगे वो भी लूंगा। मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स से भी लेता हूं। अगर उनका चेक बाउंस हो गया तो 20,000 का मान लो उन्होंने चेक दिया और 100 रुपए मेरे कट गए, तो मैं उनसे बोलूंगा भैया 100 रुपए फालतू का चेक दोगे या कैश दोगे। मेरी गलती थोड़ा ना, मेरे खाते से भी अगर भाई ऐसे 50 बच्चों के भी कट गए, सोच के देखो, तो मेरा तो 5,000 का नुकसान हो गया। 5,000 तो बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे बच्चे की स्कूल की 1 महीने की फीस चली जाएगी। सोच के तो देखो, तो मैं क्यों दूं किसी को, क्यों दूं अपनी मेहनत की कमाई। तो यहां पर आ गया 20,000, 100 रुपए मेरे खाते से कटे। फिर क्या कह रहा है जी, फिर क्या कह रहा है जी, पुनीत पेड अस कैश, पुनीत ने हमें 20,000 100 रुपए दे दिया, बाद में दिया, अभी नहीं, पहले अप्रैल 18 ही सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000, ठीक है जी, बाय टू फर्नीचर 10,000 कैश में। और यहां पर वो कैश दे रहा है 20 अप्रैल को, कितना, अप्रैल 20 टू पुनीत। पुनीत कितना पैसा दे रहा है भैया, 20,000। पुनीत मेरा दोस्त का नाम है ठीक है जी, चलो भैया। फिर आता है जी ऑनलाइन बैंक थेफ्ट हो गया, किसी ने हमसे ओटीपी मांगा और हम भोले बालक हमने ओटीपी दे दिया। जैसे कैश एम्बेजल्ड होता है वैसे ऑनलाइन बैंक थेफ्ट भी होता है 2,000 रुपए का। अप्रैल कौन सी तारीख को हुआ, 22 अप्रैल को हुआ। तो बाय बाय थेफ्ट लिख सकते हो, ऑनलाइन थेफ्ट लिख सकते हो। 2,000 रुपए का बैंक से कट गया। कैश एम्बेजल्ड कैश से जाता है। लोन ले लिया आपने, देखो लोन लेने की एंट्री नहीं सिखाता कोई। लोन ले लिया आपने बैंक से 2 लाख रुपए का, जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो टू लोन 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए लोन मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपए की, तो खरीद लो भाई, बाय मशीनरी। मेरे लिए तो नहीं है ना भाई, 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। अब कुछ नहीं लिखा कैश से या बैंक से, कुछ नहीं लिखा, तो 10,000 हम कैश से लेंगे। फिर कह रहा है पेड फॉर ओवरहॉलिंग ऑन अबव मशीन, ऊपर वाली मशीन की ओवरहॉलिंग के लिए, मरम्मत के लिए आपने दिया। तो ये बात आप जानते हो, आज अगर मैंने मशीन खरीदी है और उसके अंतर्गत यूज करने से पहले उसके ऊपर कोई भी खर्चा करूंगा तो वो कैपिटल खर्चा माना जाता है। तो गलती क्या करता है बच्चा, यहां पर बाय ओवरहॉलिंग लिखता है, जबकि यहां पर क्या लिखना है बेटा, मशीनरी अकाउंट ही लिखना है। कितना भैया, 300। इस बात का ध्यान रखेंगे। लास्ट एंट्री पे आते, पहले इनकी डेट डाल देते हैं। अप्रैल 26 को आपने लोन लिया, अप्रैल 26, अप्रैल 29, अप्रैल 26 को ही लोन लिया, अप्रैल 26 को मशीन खरीद ली, अप्रैल 29 को आपने ओवरहॉलिंग का खर्चा किया, और लास्ट आता है अप्रैल 30 डिपॉजिट इनटू बैंक। ये वाली एंट्री आपको टीएस गरेवाल डीके गोयल में मिल जाएगी। अभी तक मेरी एंट्रियों में नहीं थी तो मैंने कहा मैं करा देता हूं। डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग 2,000 कैश बैलेंस, 2,000 रुपए अपने पास रख लो और बाकी के जमा करा दो। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो पहले कैश में देखो बचे कितने हैं भाई हमारे पास, 2,000 है भी या नहीं है। तो यहां का टोटल शुरू हुआ 80,000, 90,000, 1,10,100 100 हो जाएगा शायद, 90, 20,000, 100, तो 1,10,100 100 रुपया। यहां पे बात करोगे तो ये हो गया 60,000, एक माइनस कर दिया, और 300 मैंने एक माइनस कर दिया। तो जो हमारा बैलेंस बचा है ना कैश का, वो बचा है 49,800। वो कह रहे हैं 2,000 रुपए गले में रखो, पता कुछ नहीं होता आजकल एम्प्लॉय का या किसी का, कोई भी आ जाता है दुकान पे डकैत, तो भैया आप ऐसा करो इतने पैसे तो जमा कर दो। 49,800 बचा था, जिसमें से 2,000 आपको अपने पास रखने हैं, रिटेन करने हैं, बाकी 47,800 आपको बैंक में जमा करने। तो भैया इसकी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो अप्रैल 30, सस्पेंस ही निकल गया यार, चलो कोई बात नहीं। अप्रैल क्या हुआ भैया,
हाँ, अप्रैल 30 को बैंक में जमा कराने वाली एंट्री होगी। तो यहां पर आ गया टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा करोगे ना, जमा कराओगे कितना पैसा, 47,800 बैंक में जमा कराओगे। बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 47,800 जमा कराओ। ठीक है जी, कैश से चला जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी कॉमन सेंस तो भगवान ने भेजी होगी कि अप्रैल 30 को जब मैं क्लोजिंग करूंगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश में तो कितना ही बचेगा, 2,000। जान के छोड़ा ही वही है, बैंक का टोटल कर लेना, यहां के टोटल में से ये वाला माइनस करना है आपको। ठीक है जी, तो देखो भैया 50,000 प्लस 20,000, 50, 20,000, 70, 2,70,000, 2,70,000 और 47,800 और जमा करा दिया, 3,17,800 आ गया। ठीक है जी, उसमें से माइनस कर देंगे हम 4,500 और 20,100 और कर देंगे जी 2,000 माइनस, तो ये आ गया 2,91,200 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं अभी। ठीक है जी, इतने बैलेंस आपके पास पड़े हुए हैं, टू कॉलम कैश बुक। तो टू कॉलम कैश बुक का मुझे लगता है कि अब मेरा कोई भी स्टूडेंट काम करेगा तो उसका कोई भी एंट्री मैच हो जाएगी। बाकी फिर एज पर माय ओल्ड रिचुअल्स कोई भी एंट्री आपको समझ नहीं आती तो आप भी कमेंट सेक्शन में भी बता दो, आप ही का कोई ना कोई मित्र उसको सॉल्व कर देगा, जैसे हर एक लेक्चर में आप सॉल्व करते आ रहे हो। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसका डाउट ले लूंगा। सही है जी, बढ़िया 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 है जी। पेटी कैश बुक के लिए आपको ये लेक्चर देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं, तो मैं अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचा रहा हूं, सॉरी। लेकिन ये वाला लेक्चर जो कि प्ले लिस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, लास्ट ईयर डाला था, लाखों बच्चों ने उसको देखा है और बहुत मजा किया है। हाँ, हो सकता है आपको टू कॉलम कैश बुक का भी इनके अलावा कोई और क्वेश्चन पसंद आ जाए, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं थोड़े सिलेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि उल जलूल कोई भी ले आया। तो आप इसमें से पेटी कैश बुक की पूरी हिस्ट्री देख लेना। पेटी कैश बुक क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पेटी कैश बुक यानी छोटे मोटे खर्चे करने वाला एक अकाउंट होता है। अब जैसे मैं तो यहाँ पे आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से पहले क्वेश्चन बनाए भी मैं इस स्टूडियो में था। अब मान लेते हैं मेरे ऑफलाइन सेंटर में बल्ब खराब हो गया, तो बल्ब कैसे ठीक होगा? क्या पहले एम्प्लॉय मेरे पास आएगा, बाबूजी 100 रुपए दे दो मुझे बल्ब ठीक करना है? नहीं। मान लो नीचे स्टाफ कॉफी पी रहा है, तो दूध कैसे आएगा, चीनी कैसे आएगी? तो ये छोटे मोटे खर्चे के लिए मुझे अपने स्टाफ के पास कुछ पैसा छोड़ना पड़ता है, उस पैसे को बोलते हैं पेटी कैश। अब जैसे लक्ष्य, जानते होगे लक्ष्य नाम का एक भाई है हमारा, भाई कह लो, भाई हो गया अब तो, ठीक है ना, जो हमारे साथ कई सालों से काम कर रहा है। अब उसको मैं कुछ पैसा दे के रखता हूँ कि कोई भी सामान, जैसे एक्सपेरिमेंट का सामान होता है आशु सर का, तो आशु सर कितना हर रोज कितने पैसों का हिसाब रखेंगे, तो बेटा ऐसा कर 10,000 रुपये रख ले, जो भी सामान आएगा वो तू लेके आता रहा कर और हमको देता रहा कर। ठीक है, महीने के एंड में, हफ्ते के एंड में हम हिसाब कर ले। तो उस बंदे को बोलते हैं पेटी कैशियर, उस अमाउंट को बोलते हैं पेटी कैश, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है ना, बड़ा सिंपल होता है बनाना, आप जाकर इस लेक्चर में देख लेना। मोस्ट ऑफ द स्कूल देते हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल उसको पेपर में देते हैं। तो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो लगभग उतने ही समय का हमारा ये लेक्चर भी तैयार हुआ है, पेटी कैश बुक देख लोगे तो मतलब लगभग पूरा चैप्टर मैंने दोबारा पढ़ा दिया। पेटी यहां पर देख लेना, स्कूल दे देते हैं, ठीक है ना, इसको इग्नोर मत करना प्लीज, वहां जाकर देख लेना। लेक्चर कैसा लगा आपको पता ही है, आपको क्या लिखना होता है, ठीक है ना, प्यारे प्यारे कमेंट। सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो देखते हैं हमको वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अनुरोध है हमसे, हमें बस मोटिवेशन मिलता है उस सब्सक्रिप्शन काउंट से, ठीक है ना, प्यारे प्यारे कमेंट से बच्चों के साथ शेयर करोगे तो कर भला तो हो भला होगा। ऐसे ही आगे लेक्चर्स आते रहेंगे, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।